दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे प्यारे दोस्त समाजशास्त्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? तो पेपर नंबर आपका जो होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो पेपर नंबर 1 होगा। बात करें पेपर नंबर 1 का नाम, तो पेपर नंबर 1 का नाम है मेरे प्यारे दोस्त, क्या नाम है? शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, समाजशास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आप एक काम कीजिएगा कि वहाँ का सिलेबस उठा लीजिएगा और ज़रूर कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या चेक करना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज या शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत है या नहीं है। ठीक है, अगर आप ये चेक कर लेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अंधी पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं कि सर ने बताया था पेपर नंबर 1 यही है, तो आपने तो पढ़ाई कर ली, अच्छे से तैयारी कर ली, जब वहाँ पर पेपर देने गए तो आपके सामने एक भी क्वेश्चन आया नहीं, तो फिर मन ही मन में हमें गाली दोगे कि सर आपने बताया नहीं था। तो क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ परिवर्तन किए गए हैं, परिवर्तन कुछ इस टाइप से किए गए हैं, जो आपके पेपर नंबर 1 यहाँ पे है वो दूसरी यूनिवर्सिटी में पेपर नंबर 2 करके दे दिया गया है, पेपर नंबर 3 करके दे दिया गया है। तो आप जरूर देख लीजिएगा कि अगर पेपर नंबर 1 का नाम क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज नहीं है तो किसका है मेरे भाई दोस्त? पेपर नंबर 2 का नाम तो नहीं है, कहीं पेपर नंबर 3 का तो नाम नहीं है। तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका मैच कर रहा है तो आराम से आप पढ़ाई कीजिए, फिर चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं पेपर नंबर 1 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त। आज हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ये केवल देखने में यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लग रहे हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे तो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से कम नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो आपको लगभग 250, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो लगभग जो मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो कितने हो जाते हैं? 250 शब्दों में आपको लिखना रहता है। दीर्घ उत्तरीय को आपको 500 शब्दों में या कहीं कहीं पे आपको 450 शब्दों में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना रहता है? इनका जवाब देना रहता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि यहाँ पे 500 से ज़्यादा ही शब्द हैं, 500 से कम नहीं है। अगर आप इनको दीर्घ उत्तरीय में भी उठा के चिपकाना चाहते हैं तो आराम से चिपका सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप थोड़ा बहुत बना के भी लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आपको क्या करना है? इनको समझना है और अपने शब्दों में परिवर्तित करने का प्रयास करना है, क्योंकि पेपर वहां पर आपको खुद लिखना रहता है। और जब पेपर खुद लिखना पड़ता है तो आपके पास शब्दकोश होने बहुत आवश्यक हो जाते हैं। अगर आपके पास शब्दकोश नहीं होगा तो आप पेपर को जो है स्पीड में लिख नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे क्या लिखें, कैसे लिखें, इसके बाद क्या लिखें, तो इतना सोचने का वहाँ पे टाइम नहीं होता है। जितना आपको टारगेट दिया जाता है उसमें यही माना जाता है कि एक सामान्य बालक पूरा लगभग ना ही कर पाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करना रहता है? आपको वहाँ पे पूरा करना रहता है उन चीज़ों को। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने पूछा गया है कि कामटे की सामाजिक पुनर्निर्माण योजना पर आपको क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। कामटे ने जो पुनर्सामाजिक निर्माण की योजना बताई है मेरे प्यारे दोस्त, उसके ऊपर आपको क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जवाब मेरे प्यारे दोस्त आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कामटे समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और पुनर्निर्माण का विज्ञान बनाना चाहते थे। क्या चाहते थे कामटे? कामटे चाहते थे कि जो समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है जिसे आप आज पढ़ रहे हैं, उसे सामाजिक व्यवस्था आप समझ रहे हैं ना, कि जो समाज में व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, आपके पड़ोसी आपसे संबंधित हैं, आपके पड़ोसी के पड़ोसी भी आपसे किसी ना किसी भी प्रकार से संबंधित है। मतलब हर व्यक्ति जो एक गांव में, एक मोहल्ले में रहता है, वो किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित रहता है मेरे प्यारे दोस्त। उसी को सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। उसमें कुछ नियम लागू किए जाते हैं जो सार्वजनिक रूप से सभी को मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो वही आपका सामाजिक व्यवस्था होती है। तो कामटे जी ने कहा कि जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, वो सामाजिक व्यवस्था और पुनर्निर्माण का क्या है मेरे प्यारे दोस्त? विज्ञान है। इसमें क्या होते हैं? नए नए कई सारे निर्माण किए जाते हैं। पुनर्निर्माण का मतलब हुआ दोबारा निर्माण उनका किया जाता है, तो उन्हीं का वो विज्ञान क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। ये कामटे जी बताते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बताते हैं वह सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक समस्याओं के समाधान के पक्षधर थे। मतलब बताते हैं जो सामाजिक पुनर्निर्माण होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसके द्वारा सामाजिक जो समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं उनका समाधान हो जाता है। ऐसा किसका मानना था? ऐसा कामटे जी का मानना था। वो इस बात के पक्षधर थे। ठीक है, आगे लिखते हैं वह समाज की मूल व्यवस्था का
मूल साधन नैतिकता को मानते थे। वो क्या मानते थे मेरे भाई दोस्त, जो समाज की मूल व्यवस्था है उसका मूल साधन किसे मानते थे, नैतिकता को मानते थे काम्टे जी। ठीक है, आगे आपको लिखना है काम्टे एक सैद्धांतिक चिंतक के साथ साथ व्यवहारिक भी थे। देखिए चिंतक दो प्रकार के होते हैं, एक सैद्धांतिक होते हैं, एक व्यवहारिक होते हैं। सैद्धांतिक और व्यवहारिक में फर्क क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो बहुत छोटा सा फर्क होता है। जैसे आपने अपने आस पड़ोस में कुछ लोगों को देखा होगा, आपके चाचा दादा भाई बंधु जो कोई भी रहते हैं उनको देखिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपना सिद्धांत बनाए रखते हैं कि हम जो है इनके यहाँ पानी नहीं पीते हैं, या जो है हम उनसे बात नहीं करते हैं। और कुछ लोग व्यवहारिक होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो हो सकता है आप ही सैद्धांतिक में आते हो या आपके पड़ोसी सैद्धांतिक में आते हो, या आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या आप सैद्धांतिक हैं या व्यवहारिक हैं। अगर आप व्यवहारिक होंगे मेरे प्यारे दोस्त तो आप करके जानने में ज्यादा विश्वास रखेंगे, दूसरों की बात पर बहुत कम फोकस कर पाएंगे। जैसे कि कोई कह रहा है कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, तो आप ये नहीं मानोगे, आप क्या करोगे, रात में नाखून को काटोगे। आप अगर उसका कोई नुकसान देखोगे फिर आपके दिमाग में बैठेगा कि हाँ रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर आप सैद्धांतिक होगे तो बता दिया गया था भैया कि रात में नाखून नहीं काटना, तो आप नाखून नहीं काटोगे। आप एक सिद्धांत बताया गया था उसी सिद्धांत पर चल रहे हो, तो हो सकता है आप सैद्धांतिक हो या व्यवहारिक हो। तो कमेंट सेक्शन में आओ और बताओ फटाफट कि आप क्या हो, आप सैद्धांतिक व्यक्ति हो या व्यवहारिक व्यक्ति हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि काम्टे जी जो थे वो एक सैद्धांतिक चिंतक भी थे। मतलब एक सैद्धांतिक, मतलब समझ रहे हो ना, एक सिद्धांत की तरीके से चलते, सिद्धांत मतलब कोई एक सिद्धांत ले लेते थे, उसी के अकॉर्डिंग ये चला करते थे। और एक व्यवहारिक भी थे, समय समय पड़ने पर वो व्यवहारिक भी हो जाया करते थे। ठीक है, हर व्यक्ति होता है जो सैद्धांतिक होता है वो हर जगह पे सैद्धांतिक ही नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं पे उसको व्यवहारिक होना पड़ता है। लेकिन जो व्यवहारिक व्यक्ति होता है वो व्यवहारिक पे भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं काम्टे के समय जब फ्रांस एवं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूरे यूरोप में सामाजिक मूल्यों का पतन और नवीन सामाजिक मूल्यों का जन्म हो रहा था मेरे प्यारे दोस्त। क्या बताते हैं कि काम्टे के समय, जो काम्टे का पीरियड रहा है जब पैदा होने से लेकर के मरने तक के बीच का जो समय रहा है, उसमें क्या हुआ कि फ्रांस एवं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ वहां पर मेरे प्यारे दोस्त, यूरोप में सामाजिक मूल्यों का पतन होने लगा। जो पुराने सामाजिक मूल्य थे उनका क्या हुआ, पतन होता गया और नवीन सामाजिक मूल्यों का जन्म हो रहा था। मतलब पुराने को खत्म किया जा रहा था और नए नए सामाजिक मूल्य निकलकर सामने आ रहे थे। ऐसी स्थिति में काम्टे एक ऐसे समाज की रचना करने की आवश्यकता महसूस करने लगे जिसमें नवीन मूल्यों की अधिकता हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए काम्टे के दिमाग में यह विचार आया मेरे प्यारे दोस्त, क्या विचार आया कि समाज में हमें कुछ ऐसे मूल्य शामिल करने चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या बताते हैं, समाज की रचना की आवश्यकता महसूस करने लगे। मतलब बताते हैं कि काम्टे जो थे मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने सामाजिक मूल्य जो नए नए वहां पे जन्म हो रहे थे उनको देखकर, पुराने को खत्म होते हुए देखकर उन्होंने क्या सोचा कि जो नवीन सामाजिक मूल्य अधिक होना चाहिए समाज में। उन्होंने क्या माना कि पुराने जो सामाजिक मूल्य हैं उनको खत्म ही होना अच्छी बात है और नए नए सामाजिक मूल्य क्या किए जाने चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, समाज में जोड़े जाने चाहिए। ये किसका मानना था, काम्टे जी का मानना था। आगे लिखते हैं इसी समय काम्टे ने सामाजिक आवश्यकता के अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण की रचनात्मक योजना प्रस्तुत की। क्या बता रहे हैं कि जब ये समय आया, जो ये पीरियड था मेरे प्यारे दोस्त, उसी समय क्या हुआ कि काम्टे ने जो सामाजिक आवश्यकता थी उसी के अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण की रचनात्मक योजना प्रस्तुत की। ठीक है, क्या हुआ, जो सामाजिक आवश्यकता थी उसको ध्यान में रखा उन्होंने, अपने दिमाग में रख करके एक सामाजिक पुनर्निर्माण की एक रचनात्मक योजना क्या की, समाज के सामने प्रस्तुत की। किसने की थी मेरे प्यारे दोस्त, काम्टे महोदय ने। आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि उन्हें यह विश्वास था कि जब तक सामाजिक समस्याओं का वास्तविक आधार ज्ञान न होगा तब तक पुनर्निर्माण की कोई योजना सफल नहीं होगी। उन्हें यह विश्वास था, वो ये जानते थे कि अगर समाज में शिक्षा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, क्या अगर समाज में शिक्षा नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका जो वास्तविक आधार अगर आप जान नहीं पाओगे मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविक आधार यहाँ पे लिखते हैं कि जब तक सामाजिक समस्याओं का वास्तविक आधार ज्ञात ना होगा, मतलब बता रहे हैं कि जब तक सामाजिक समस्याएं जो हैं उनका क्या वास्तविक आधार है, कहाँ से ये समस्याएं जन्म ले रही हैं, कहाँ से हमारे सामने ये समस्याएं देखने को मिल रही, जब तक आप वो नहीं जान पाओगे तब तक जो है पुनर्निर्माण की कोई योजना सफल नहीं हो सकती। और इसको जानने का केवल एक ही उपाय था कि आप शिक्षित हों। ठीक है, आगे चल के अभी वो वहां पे बताएंगे। लिखते हैं काम्टे ने
काम्टे के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण केवल ज्ञान के आधार पर ही संभव हो सकता था। देखिए वहां पे आया कि नहीं आया, क्या बताते हैं कि जो काम्टे थे उन्होंने बताया कि जो समाज का पुनर्निर्माण अगर आप करना चाहते हैं तो आप केवल ज्ञान के आधार पर ही कर सकते हैं, और ज्ञान केवल प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या बताया कि जो ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वह केवल जो है किसके द्वारा, जो प्रत्यक्षवादी सिद्धांत है, मतलब जो सिद्धांत आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं उन्हीं के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कामते जी का मानना था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे दिया गया है कि काम्ट ने सामाजिक पुनर्निर्माण योजना में सामाजिक सुधारों एवं प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों, कारकों एवं प्रणालियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। क्या बताते हैं, जो काम्ट महोदय थे मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने जो सामाजिक पुनर्निर्माण योजना थी उसमें मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक सुधार, काफी सुधार, सामाजिक सुधार भी लाने थे समाज में। सामाजिक सुधार एवं प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों, जहां जहां से प्रगति हो सकती थी, समाज को बढ़ाया जा सकता था, उन सभी क्षेत्रों, कारकों एवं प्रणालियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। फिर उसके बाद लिखते हैं कि उनका मत है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य केवल सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर ज्ञान में वृद्धि करना नहीं, वरन उस ज्ञान का उपयोग मानव जीवन की प्रगति के लिए किया जाना चाहिए। मानते हैं यहाँ पे कि उनका यह मत माना जाता है, कांट जी का यह मत माना जाता है कि वो कहते हैं कि समाजशास्त्र का उद्देश्य केवल सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना नहीं होता है। जैसे आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें आप सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करें, इतना ही उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होती है कि आप उन घटनाओं का अध्ययन करें और साथ ही साथ अपने ज्ञान की वृद्धि करें। ठीक है, ये तो आपका एक काम हो ही जाता है। दूसरा काम बताते हैं कि उस ज्ञान का उपयोग करें मानव जीवन की प्रगति के लिए। जो आपका मानव जीवन, मतलब समाज में मानव लोग रहते हैं, मानव जानवर सभी से मिलकर बनता है, क्योंकि समाज जो है किसी का नहीं होता है, किसी एक का नहीं होता है, तो इस प्रकार से सभी को मिलाकर बनता है। तो जो मानव जीवन वहां पर रह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, वो प्रगति कर सके। आपने सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया, उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या फायदा हुआ उससे? आप जानते हैं कि हाँ फलाने कारण से जो है भैया क्या हुआ था, यहाँ पे सामाजिक समस्याएं आई थी, आपको ये ज्ञान हो गया, लेकिन उसका कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं हो रहा मेरे प्यारे दोस्त? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आप उस ज्ञान का उपयोग मानव जीवन की प्रगति में नहीं कर रहे। आप उसको जान गए तो उन समस्याओं को दूर करो और लोगों को क्या बनाओ मेरे प्यारे दोस्त, उनको मदद करो। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। सामाजिक पुनर्निर्माण में कांट ने विस्तृत प्रगति बताते हैं। जो सामाजिक पुनर्निर्माण है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें कांट ने सामाजिक प्रगति, शिक्षा, मानवता का धर्म, परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, धर्म आदि का विस्तृत उल्लेख किया है। बताते हैं जो सामाजिक पुनर्निर्माण है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें कुछ चीजों के बारे में विस्तृत रूप से कांट महोदय ने बताया है। किन किन चीजों के बारे में? तो सामाजिक प्रगति के बारे में बताया है, शिक्षा के बारे में बताया है, मानवता का क्या धर्म होना चाहिए उसके बारे में बताया है, परिवार किसे कहेंगे उसके बारे में बताया है, विवाह के बारे में बताया गया है, स्त्रियों की स्थिति क्या क्या होनी चाहिए ये भी बताया गया है, और धर्म के बारे में और भी सारी चीजें आदि भी लिख दिया गया। और भी सारी चीजों के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम पहला देखते हैं प्रगति का जो विचार है उसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो प्रगति का जो विचार है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो हाँ, प्रगति का विचार आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि कांट का मत है कि जब मनुष्य एक लंबे समय तक एक ही अवस्था में रहते हैं तो उससे ऊब जाते हैं। ठीक है, मतलब बताते हैं आप जैसे मान लीजिए कहीं पे 9 से 5 ड्यूटी करते हो, ठीक है, या आप डेली पढ़ने ही जाते हो, या आप कोई एक काम को डेली करते हो, उठते हो सुबह। देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, वो उठा सुबह, फ्रेश हुआ, मंजन ब्रश किया, आराम से नहाया धोया, खाना खाया, टिफिन बांधी, चला गया ड्यूटी पर, शाम दोपहर में दिन भर ड्यूटी की, शाम को वापस आया, फिर उसने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी मार्केट से लेते आया, खाना बना, खाया पिया, फिर सो गया। यही काम डेली करते 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 एक ना एक दिन आप क्या जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ऊब जाते हैं। ठीक है, आपका मन भर जाता है उन कामों से, तो लिखते हैं वे उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और जब आपका मन भर जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसके प्रति क्या करते हैं? प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आप वहां पर रह नहीं पाते हैं, आप कोई ना कोई उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं
जिसके परिणाम स्वरूप समाज में प्रगति होती है। और जब आप क्या होते हैं कि आपने मान लीजिए आप ड्यूटी कहीं पे कर रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको उबन हो गई, तो आपने उस ड्यूटी को छोड़ दिया, आपने बिजनेस लाइन को चुना, क्योंकि वहां पे नई नई चुनौती आपके सामने आती रही, आपका इंटरेस्ट उसमें बनता रहा, तो आपने पीछे एक चेयर को छोड़ा, एक पद को छोड़ा, उस पद को कोई दूसरा हासिल कर लिया, आराम से आपने जो है बिजनेस में एंट्री मारी, आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आप नौकरी से कहीं ज्यादा बिजनेस में कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, समाज की प्रगति होती रहती है। आगे लिखते हैं उनमें प्रगति को उसने प्रगति को तीन भागों में बांटा है। पहली प्रगति जो है वो कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्त, बौद्धिक होती है, दूसरी भौतिक होती है और तीसरी नैतिक प्रगति होती है। तीन प्रकार की प्रगति बताई गई है। बौद्धिक प्रगति का संबंध कांट के ने मानसिक विकास की तीन अवस्थाओं से माना है। क्या मानते हैं कि जो बौद्धिक प्रगति का संबंध है मेरे प्यारे दोस्त, वो कांट महोदय मानसिक विकास की तीन अवस्थाओं से मानते हैं। पहला तो है वो धार्मिक अवस्था है, दूसरा तत्विक अवस्था है और तीसरा आपका मेरे प्यारे दोस्त वैज्ञानिक से मानते हैं। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाएं मानते हैं। आगे लिख रहे हैं भौतिक प्रगति मानवीय क्रियाओं में वृद्धि के साथ साथ ही बढ़ती गई है। मतलब बता रहे हैं कि जो भौतिक प्रगति है, जब मानविक क्रियाएं मेरे प्यारे दोस्त, मानविक क्रियाओं में वृद्धि होती गई जैसे जैसे, ठीक उसी के साथ साथ क्या होती गई मेरे प्यारे दोस्त, आपकी भौतिक प्रगति भी बढ़ती गई। भौतिक प्रगति क्या है मेरे प्यारे दोस्त, गौड़ है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, गौड़ है। अस्थाई सामाजिक प्रगति केवल नैतिक व बौद्धिक प्रगति से ही संभव है। मतलब बताते हैं जो अस्थाई सामाजिक प्रगति है वह केवल आप दो ही चीजों से, नैतिक व बौद्धिक प्रगति से ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं नैतिक प्रगति में समस्त मानव जाति के प्रति प्रेम एवं भ्रातृत्व की भावना पाई जाती है। बताते हैं कि जो आपकी मेरे प्यारे दोस्त नैतिक प्रगति है, उसमें क्या होता है, समस्त मानव जाति, जितनी भी मानव जाति हैं उनके प्रति आपके प्रेम हो जाता, आपके अंदर जब प्रेम जगने लगे एवं भ्रातृत्व की भावना पाई जाने लगे, मतलब आप सभी को अपने भाई बहन, ठीक है, और अपने परिवार की तरह ही जब सबको समझने लगे, वही आपकी नैतिक प्रगति हो जाती है। आगे लिखते हैं प्रेम ही जो कि मानव का विशिष्ट गुण है, प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मतलब बताते हैं कि प्रेम जो मानव का क्या माना जाता है, एक विशिष्ट गुण माना जाता है। ठीक है, ये एक विशिष्ट गुण के रूप में देखा जाता है प्रेम को ही। तो यहाँ पे बताते हैं वही क्या करता है, प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यहाँ पे बताते हैं कौन प्रशस्त कर सकता है, तो प्रेम कर सकता है। एक रोमन कहावत है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहावत है, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना प्यास के पानी पीता है, जो क्या करता है, बिना प्यास के पानी पीता है और प्रत्येक ऋतु में प्रेम करता है। रोमन में एक कहावत कही गई है, क्या कही गई है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना प्यास के, आपको प्यास नहीं भी होती है फिर भी आप पानी पी लेते हैं, और मेरे प्यारे दोस्त प्रत्येक ऋतु में प्रेम करता है। मतलब हर ऋतु उसके लिए बराबर होती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ये बताया गया है। आगे लिखते हैं सामाजिक प्रगति के लिए मानव में और विशेष रूप से धनिकों में प्रेम भाव का जागृत करना आवश्यक है। मतलब बताते हैं कि अगर सामाजिक प्रगति चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके लिए मानव में और विशेष रूप से धनिकों में, ठीक है, क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रेम भाव जागृत करना आवश्यक है, जिससे कि वे सामान्य जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करते रहें। बताते हैं कि जो ये मानव है, ठीक है, मानव का मतलब यहाँ पे सभी मनुष्य से ले लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया है धनिकों। धनिकों का मतलब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे अमीर लोगों से लिया जा रहा है। इनमें क्या होता रहे, प्रेम भाव बना रहे, जिससे वे सामान्य जनता के लिए क्या करते रहे, कल्याणकारी कार्य करते रहे, जिससे सामान्य जनता को लाभ प्राप्त होता रहे। कांट सामाजिक प्रगति के लिए भौतिक प्रगति को आवश्यक मानते हैं। बताते हैं कि अगर आप सामाजिक प्रगति चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप भौतिक प्रगति करें। ठीक है, आगे लिखते हैं उसके अभाव में बौद्धिक व नैतिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसके अभाव में बौद्धिक या नैतिक प्रगति में लोग रुचि नहीं लेंगे। मतलब बता रहे हैं अगर इसका अभाव रहा तो भौतिक कह रहे हैं, बौद्धिक व नैतिक प्रगति में कोई भी रुचि नहीं लेगा। कई लोग तो भौतिक प्रगति को ही सामाजिक प्रगति मानते हैं। मतलब बताते हैं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भौतिक प्रगति को ही क्या मान लेते हैं, सामाजिक प्रगति मान लेते हैं। किंतु कांट के अनुसार प्रगति का यह संकीर्ण अर्थ है। मतलब बताते हैं कि कांट ने इस चीज
चीज को जो है, अगर आप भौतिक प्रगति और सामाजिक प्रगति को एक ही मानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप प्रगति के संकीर्ण अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, संकीर्ण अर्थ से आप परिचित हैं। वास्तविक सामाजिक प्रगति तो नैतिक प्रगति ही है। मतलब बता रहे हैं, अगर आप वास्तविक सामाजिक प्रगति जानना चाहते हैं कि सामाजिक प्रगति वास्तविक रूप से क्या है, तो आप मानेंगे मेरे प्यारे दोस्त, नैतिक प्रगति को ही वास्तविक रूप से सामाजिक प्रगति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग मेरे प्यारे दोस्त आपकी यहाँ पे होगी, क्या दिया गया है, परिवार एवं स्त्री की स्थिति पर कांटे के विचार। मतलब परिवार के ऊपर कांटे का क्या विचार रहा है और साथ ही साथ स्त्री की स्थिति क्या रहनी चाहिए, यहाँ पर भी कांटे ने जो है अपना विचार प्रस्तुत किया है। लिखते हैं कि कांट परिवार को समाज की मौलिक इकाई मानते हैं। कांट का ऐसा मानना है कि जो परिवार होता है वो समाज की एक मौलिक इकाई होता है मेरे प्यारे दोस्त। साथ ही साथ लिखते हैं, परिवार में ही बच्चे का जन्म और सामाजिकरण होता है। परिवार में ही क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है और साथ ही साथ उसका सामाजिकरण भी होता है, वो समाज से परिचित हो पाता है। यही नवजात शिशु में अनेक गुणों को उत्पन्न करता है और यही परिवार जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या करता है, नवजात शिशुओं में अनेक गुण क्या करता है, उत्पन्न करता है। वह शिशु की प्रथम पाठशाला होता है। परिवार ही क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, शिशु की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। ठीक है, आगे बताया गया है, परिवार ही भूत और वर्तमान संबंध जोड़ता है। मतलब बताते हैं जो परिवार होता है मेरे प्यारे दोस्त, वही जो है भूत और वर्तमान में क्या करता है, संबंध जोड़ता है। वही बताता है कि पहले ऐसा हुआ था और अब ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये संबंध जो है परिवार ही बताता है। यह सामाजिक नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे बताते हैं, कांट ने स्त्रियों को समाज में अति उन्नत स्थान प्रदान किया है। क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, अति उन्नत स्थान प्रदान किया है। किसने किया है, तो कांट महोदय ने किया है। ठीक है, वह स्त्रियों को नैतिक गुणों की प्रतिमूर्ति मानते हैं। क्या मानते हैं, वह स्त्रियों को मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे लिखा गया, वह स्त्रियों को नैतिक गुण, जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, नैतिक गुणों की क्या मानते हैं, प्रतिमूर्ति मानते हैं। कि आप कह सकते हैं कि नैतिक गुण को आप देखना चाहते हैं तो आप किसी एक स्त्री को देख लीजिए, वही नैतिक गुण होता है। वह स्त्रियों के परिवार से बाहर कार्य पर जाने के पक्ष में नहीं है। मतलब बताते हैं कि स्त्री घर से बाहर जाके कोई कार्य करे, कहीं पे जॉब करे, किसी भी प्रकार से, वो उस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। कांट महोदय लिखते हैं, उनके अनुसार समाज, राजनीतिक व सामाजिक जीवन स्त्री का कार्य क्षेत्र नहीं, वरन परिवार है। मतलब बताते हैं कांट महोदय कि जो राजनीतिक है मेरे प्यारे दोस्त, वह सार्वजनिक जीवन जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो स्त्रियों के लिए नहीं माना है। सार्वजनिक जीवन मतलब जैसे सभी जी रहे हैं उस प्रकार से स्त्रियां नहीं जी सकती हैं, और साथ ही साथ वह राजनीतिक भी कार्य नहीं कर सकती हैं। जैसे एमएलए, विधायक, प्रधानी, ये सब जो कुछ भी राजनीतिक कार्य होता है उसमें भी वो अपना भाग नहीं ले सकती हैं। केवल और केवल वो परिवार को ही अपना कार्य क्षेत्र माने और परिवार में ही अपना कार्य करें। ठीक है, आगे लिखते हैं, परिवार की प्रगति व पतन स्त्री पर ही निर्भर है। परिवार की प्रगति हो मतलब परिवार को आगे बढ़ना है या परिवार का उसी जगह पे पतन हो जाना है, ये स्त्री के हाथ में ही होता है। वह ही समाज को नैतिक निर्देश दे सकती हैं। वही क्या कर सकती हैं मेरे भाई दोस्त, समाज को नैतिक निर्देश दे सकती हैं। यह कार्य वे पुत्री, पत्नी और माँ के रूप में कर सकती है। किसके किसके रूप में मेरे प्यारे दोस्त, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में और माँ के रूप में यह कार्य वे कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं मानवता धर्म के बारे में। मानवता धर्म के बारे में कांट महोदय क्या लिखते हैं, तो कांट मानवता के धर्म में ऊंच नीच भेदभाव, अपने पराये, जाति प्रजाति आदि भावनाओं का कोई स्थान नहीं होगा और सभी व्यक्ति अपने को मानवता का सेवक समझेंगे। सभी व्यक्ति क्या समझेंगे, अपने को मानवता का सेवक समझेंगे। कि जो मानवता के कुछ रूल बताए गए हैं उन्हीं मानवता के रूलों को आपको फॉलो करना होगा, आप किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाएंगे। ठीक है, या कौन मानते हैं, कांट महोदय मानते हैं कि मानवता के धर्म में कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा।
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई प्रजाति नहीं मेरे प्यारे दोस्त। किसी भी प्रकार का वहाँ पे इन सारी चीज़ों का कोई स्थान नहीं होगा। सभी व्यक्ति अपने को मानवता का सेवक समझेंगे। मानवता जो कहती है उसी प्रकार, उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो मानवता को जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या करे, ठीक है, मानवता को ठेस पहुंचाए। आगे लिखते हैं, मानवता के धर्म में पुरोहित होंगे। क्या होंगे? मानवता के धर्म जो है मेरे प्यारे दोस्त, मानवता के धर्म में पुरोहित होंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं, किंतु वह धर्मशास्त्री नहीं वरन वैज्ञानिक, कलाकार एवं समाजशास्त्री होंगे। बताते हैं कि जो मानवता का धर्म होगा मेरे प्यारे दोस्त, उसमें एक पुरोहित होगा। ठीक है, लेकिन वे कोई धर्मशास्त्री नहीं होंगे। धर्मशास्त्री मतलब पंडित या मौलवी या आप कह सकते हैं फादर, ये लोग नहीं होंगे। वरन कौन होगा मेरे प्यारे दोस्त? कोई वैज्ञानिक होगा, कोई कलाकार होगा, कोई समाजशास्त्री होगा। जो लोग क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो लोगों की को उपदेश देने, ठीक है, विज्ञान की शिक्षा देने, औद्योगिक व अंतरराष्ट्रीय झगड़ों में मध्यस्थता करने का कार्य करेंगे। जिनका कार्य क्या होगा? लोगों को उपदेश देंगे मेरे प्यारे दोस्त, विज्ञान की शिक्षा देंगे लोगों को, और साथ ही साथ औद्योगिक व अंतरराष्ट्रीय झगड़ों में क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? मध्यस्थता भी करेंगे। आगे लिखते हैं, वह ये पुरोहित नैतिक शक्ति से ही, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये पुरोहित नैतिक शक्ति से ही कार्य करेंगे। क्या लिखा है? नैतिक शक्ति से ही कार्य करेंगे। यह धर्म, प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, व्यवस्था, प्रगति, जन सेवा और जन कल्याण का धर्म होगा। ठीक है, आगे आप यहाँ पे इस प्रकार से पहले नंबर प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं यहीं पर। ठीक है, आई होप आपका पहला नंबर प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आप इसको चाहे तो लघु उत्तरीय और चाहे तो दीर्घ उत्तरीय में लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि तर्क संगत एवं अतर्क संगत क्रियाओं में विभेद कीजिए। मतलब तर्क संगत जो क्रियाएं होती हैं और जो अतर्क संगत क्रियाएं होती है, दोनों में आपको विभेद करके बताना है कि दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप लिखेंगे कि पेरेटो का समाजशास्त्र मूल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पेरेटो का समाजशास्त्र मूल रूप से तार्किक और अतार्किक क्रियाओं की व्याख्या से संबंधित है। बताते हैं जो पेरेटो का समाजशास्त्र मूल रूप है मेरे प्यारे दोस्त, वो किससे संबंधित है? तो आप कह सकते हैं कि वह तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं की व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, आगे लिखते हैं, तार्किक और अतार्किक क्रियाओं के सिद्धांत का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। पेरेटो ने समाजशास्त्र में पाई जाने वाली समस्त मानवीय क्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सी? एक तो तार्किक क्रिया और दूसरा अतार्किक क्रिया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है। पहला तार्किक क्रिया और दूसरा अतार्किक क्रिया। आगे लिखते हैं, उक्त दोनों क्रियाओं का विघटन पेरेटो ने दो आधारों पर निम्न प्रकार से किया है। पहला बताया है वस्तुनिष्ठता के आधार पर मेरे प्यारे दोस्त, और दूसरा बताया गया है व्यक्तिनिष्ठता के आधार पर। पहला वस्तुनिष्ठता के आधार पर, दूसरा जो है आपका व्यक्तिनिष्ठता के आधार पर। यहां पर आप लिखेंगे, पेरेटो ने तार्किक क्रियाओं को तर्क संगत क्रिया भी कहा है। क्या कहा है? पेरेटो ने जो है वो तार्किक क्रियाओं को तर्क संगत क्रिया के नाम से भी पुकारते हैं, तथा तार्किक क्रियाओं को वस्तुनिष्ठता के आधार पर स्पष्ट किया है, और तार्किक क्रियाओं को ही वस्तुनिष्ठता का आधार माना है, या आधार पर हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है या उनको स्पष्ट किया है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, वस्तुनिष्ठता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि जो घटना अपने वास्तविक रूप में हो, अर्थात जैसी वह घटना वास्तव में है, मतलब बता रहे हैं कि वस्तुनिष्ठता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि जो घटना अपने वास्तविक रूप में हो, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जैसी वह घटना वास्तव में है। इसके विपरीत बताते हैं अतार्किक क्रियाओं को अतर्क संगत, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अतार्किक क्रियाओं को अतर्क संगत क्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, इन क्रियाओं को उन्होंने व्यक्तिनिष्ठ के आधार पर स्पष्ट किया है। किस पर किया है मेरे प्यारे दोस्त? व्यक्तिनिष्ठ के आधार पर स्पष्ट किया है। व्यक्तिनिष्ठता का अर्थ कि जैसे वह घटना किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में अंकित है, अर्थात इसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। इसका संबंध किससे होता है? व्यक्ति विशेष से होता है। क्रिया के इन आधारों को
एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब बता रहे क्रिया के जो ये आधार बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, इनको आप एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त कि एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक क्रिया करने में व्यस्त है। ठीक है, क्या बताते हैं कि एक वैज्ञानिक है, वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक क्रिया करने में क्या है, व्यस्त है। और दूसरी तरफ एक जादूगर जादू की क्रिया दिखाने में व्यस्त है। और वहीं पे आप दूसरी तरफ देखते हैं तो एक जादूगर है, वो अपनी जादू की क्रिया दिखाने में क्या है, वो वहां पे खोया हुआ है, वहां पे व्यस्त है। इन दोनों क्रियाओं में एक समान इन दोनों क्रियाओं को एक समान नहीं माना जा सकता। मतलब बता रहे हैं कि ये जो दोनों क्रियाएं हो रही, वैज्ञानिक अपनी प्रयोगात्मक कार्य कर रहा है, जादूगर जादू दिखा रहा है, तो इन दोनों कार्यों को आप एक समान नहीं मान सकते हैं। क्योंकि पहली क्रिया जो है वो तर्क संगत है। पहली क्रिया जो वैज्ञानिक कर रहा है वो तर्क संगत है, जिसका आधार वस्तुनिष्ठ है। जिसका आधार क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वस्तुनिष्ठ है, इसलिए यह वैज्ञानिक है। इसीलिए क्या है मेरे प्यारे दोस्त, यह वैज्ञानिक है। दूसरी क्रिया जो जादू दिखाने वाली है मेरे प्यारे दोस्त, वो तर्क संगत नहीं है। वो तर्क संगत नहीं है बल्कि अतर्क संगत है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अतर्क संगत है। इसका आधार व्यक्तिनिष्ठ है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। और ये तर्क संगत ना होने के कारण, अतर्क संगत होने के कारण मेरे प्यारे दोस्त, इसका आधार व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण इसको हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। आगे लिखा गया है पेरेटो ने तार्किक और अतार्किक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पेरेटो ने तार्किक और अतार्किक क्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ अवधारणाओं का उल्लेख निम्नवत किया है। ठीक है, मतलब बताते हैं कि अगर आप तार्किक और अतार्किक क्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो कुछ अवधारणाएं यहाँ पे बताई गई हैं। पहली अवधारणा बताई गई है कि लक्ष्य या साध्य, और दूसरा बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त साधन। पहला बताया गया है लक्ष्य या साध्य, मतलब जो आपका टारगेट होता है, और दूसरा साधन, जिसके द्वारा आप उसको टारगेट को क्या करते हैं, अचीव कर पाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि पेरेटो का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पेरेटो का क्या कहना है कि सामाजिक जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। या अरस्तु का भी कथन था, आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी को पेरेटो ने यहाँ पे बताया है। आगे लिखते हैं कि समाज के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है, और समाज के बिना मानव का कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्य की कुछ आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं। मतलब बता रहे हैं कि मनुष्य की क्या होती है, कुछ आवश्यक आवश्यकताएं होती जो जरूरी होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए वह अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है। मतलब बता रहे हैं उन्हीं की पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, एक दूसरे से संबंध पैदा करता है। वह अपने उद्देश्य या लक्ष्य पूर्ति के लिए ऐसे साधनों की खोज करता है जिससे उसके लक्ष्य या उद्देश्य आसानी से पूरे हो जाएं। और वो अपने उस लक्ष्य को, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे साधनों को खोजता है जिससे क्या कर सके मेरे प्यारे दोस्त, आसानी से अपने उद्देश्य को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके। इस प्रकार व्यक्ति अपने लक्ष्य को साधन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। मतलब कह रहे हैं इस प्रकार से व्यक्ति अपने लक्ष्य और साधन, मतलब टारगेट, और जिसके द्वारा टारगेट प्राप्त करना है, जिसके द्वारा आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस साधन दोनों के बीच में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार मानवीय क्रियाओं का संचालन दो महत्वपूर्ण आधार संचालन में दो महत्वपूर्ण आधार स्पष्ट होते हैं। और कह रहे हैं कि इसी प्रकार से अगर देखें आप तो मानवीय क्रियाओं का जो संचालन होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो दो महत्वपूर्ण आधारों पर होता है। कौन कौन सा, तो पहला बताया गया है साध्य मानवीय क्रियाओं को निर्धारित करने में अपना योग देते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो साध्य होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, साध्य मानवीय क्रियाओं को निर्धारित करने में अपना योग देते हैं। साधन जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वे क्या करते हैं, मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वे क्या करते हैं, मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं इस प्रकार जो मानवीय क्रियाएं साध्य और साधन में सामंजस्य पर आधारित हैं। क्या बताते हैं कि इस प्रकार जो मानवीय क्रियाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो साध्य और साधन के सामंजस्य पर आधारित होती हैं। उन्हें हम मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है,
उन्हें क्या कह उन्हें पेरेटो ने तार्किक क्रियाएं माना है। उन्हें पेरेटो ने क्या माना है? तार्किक क्रियाएं माना है, तथा जो क्रियाएं साध्य और साधन के संबंधों पर आधारित नहीं है उन्हें अतार्किक क्रियाएं माना है। अतार्किक क्रिया माना है किसने माना है? पेरेटो महोदय ने माना है। तो आप तार्किक और अतार्किक दोनों के बारे में बता पाएंगे, आपका यहीं पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि कांट द्वारा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कांट द्वारा प्रतिपादित तीन स्तरों के नियम की विवेचना कीजिए। कांट ने एक तीन स्तरों का नियम प्रतिपादित किया था मेरे प्यारे दोस्त, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखेंगे कांट का तीन स्तरीय सिद्धांत, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेरे प्यारे दोस्त किसमें? पॉजिटिव फिलॉसफी में मिलता है। जब पॉजिटिव फिलॉसफी, आप कांट की एक पुस्तक है, कांट महोदय की एक पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, उसको जब आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो वहां पे आपको तीन स्तरीय सिद्धांत देखने को मिलेगा। यह सिद्धांत सामाजिक विचारधारा एवं सामाजिक विज्ञान की रचना के क्षेत्र में मेरे प्यारे दोस्त कांट का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब बताते हैं यह सिद्धांत जो है मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक विचारधारा एवं सामाजिक विज्ञान की रचना के क्षेत्र में जो है कांट का महत्वपूर्ण योगदान है। लिखते हैं यह नियम कांट के समाज शास्त्र का आधार है। यह नियम जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या है? कांट के समाज शास्त्र का अध्ययन आधार है। इस नियम के अनुसार सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के बौद्धिक विकास के स्तर के आधार पर किया जाता है। क्या बताते हैं? जो यह नियम है मेरे प्यारे दोस्त, इसके अनुसार देखें तो जो सामाजिक विकास होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसका अध्ययन जो है मानव के बौद्धिक विकास, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मानव के बौद्धिक विकास के स्तर के आधार पर किया जा सकता है। मानव के बौद्धिक विकास को निम्न तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। कितने स्तरों में प्यारे दोस्तों? तो तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो दिया गया है स्तर वो बताया गया है धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर और तीसरा प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर। तीन स्तरों में जो है बांटा है। ठीक है, आगे लिखते हैं कांट के अनुसार देखें तो कांट ने बताया है कि हमारी विचारधाराएं हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा, क्या बताते हैं? हमारी जो विचारधाराएं होती हैं वो हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक तीन विभिन्न सिद्धांतों व्यवस्थाओं से होकर गुजरती है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? एक के बाद एक करके ऐसी तीन विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? गुजरती है। धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त? धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक, तात्विक या अमूर्त, क्या मेरे प्यारे दोस्त? तात्विक या अमूर्त, तथा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। ये तीन अवस्थाओं से क्या होती है? आपकी जो है विचारधाराएं जो होती हैं वो यहाँ तीनों से होकर के गुजरती है। ठीक है, आगे यहाँ पे बताते हैं ये अवस्थाएं निम्न हैं, यहाँ पर बताई गई हैं। पहली अवस्था जो है आपकी बताई गई है धार्मिक या काल्पनिक अवस्था या स्तर। ठीक है, आप कह सकते हैं धार्मिक स्तर या काल्पनिक स्तर या धार्मिक अवस्था या काल्पनिक अवस्था, ये यहाँ पे पहली हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे धार्मिक अवस्था में संपूर्ण सामाजिक घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती है। मतलब बता रहे हैं जो धार्मिक व्यवस्था है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें संपूर्ण सामाजिक जो घटनाएं होती हैं, जितनी भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उनकी जो व्याख्या होती है वो धार्मिक आधार पर की जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई या पत्थर गिर गए, ठीक है, बर्फबारी हो गई, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है कि भैया बहुत पाप हो गवा रहा, लोगन के अंदर जो है मानवता खत्म हो गई रही, लोग धर्म से दूर हटे लगे रहा, तो वही के परिणाम हुए। भगवान का कीन है सबका अच्छे से जो है कि जवाबदीन है और एक सबका भोग है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इसकी व्याख्या जो है हमेशा क्या होती है वो इसी आधार पर की जाती है, धर्म के आधार पर की जाती है। मनुष्य संभवतः प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना करता है। मतलब कोई भी घटना होती है तो मनुष्य का स्वभाव होता है वो जरूर उसके दिमाग में किसी न किसी प्रकार से आता है कि कोई ऐसी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है जो हमारे लोक में, हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पर, हमारे बीच में उपस्थित तो नहीं है लेकिन कहीं बाहर से उन चीजों को करवा रही है। या मानव यह मानता है कि कोई भी घटना
घटना अलौकिक शक्ति की प्रक्रिया का ही निर्माण है। मतलब बताते हैं कि मानो या मानता है कि कोई भी घटना होती है वो अलौकिक शक्ति की क्रिया का ही परिणाम है। अलौकिक शक्ति कोई है, वही अपना कार्य कर रही है, उसी का परिणाम है जो हमें देखने को मिलता है। जब यदि मानव किसी बात को समझने में असक्षम था तो वह घटनाओं की व्याख्या इसी प्रकार कल्पनाओं के आधार पर करता था। ठीक है, मतलब बताते हैं कि जब मानव इन चीजों को नहीं समझ सकता था, भूकंप कैसे आता है, बाढ़ कैसे आती है, तो उन चीजों को क्या करता था, वो मान लेता था कि भगवान के द्वारा या कोई ऐसी शक्ति है उसी के द्वारा ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, हालांकि ये चीजें अभी भी होती हैं। जैसे बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, बायोलॉजी में बताया जाता है कि मनुष्य के हाथों में, दोनों हाथों में मिला के 10 उंगलियां होती हैं। ठीक है, किसी किसी के भैया 12 हो जाती। लगाओ बायोलॉजी, क्या कर सकते हो। तो वहां पे जहां पे भैया अभी वही बताया गया है कि जो चीज प्रमाणित हो जाए, जो चीजें प्रमाणित हो जाए उसे विज्ञान कहते हैं, और जो प्रमाणित ना हो मेरे प्यारे दोस्त उसी को चमत्कार कहते हैं, उसी को दैवीय शक्ति बोलते हैं। जिन चीजों का आप कोई तोड़ नहीं निकाल सकते हैं, जिसके बारे में आप कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं, वही क्या होता है, वही आपका क्या मेरे प्यारे दोस्त, वही आपका दैवी शक्ति होती है या चमत्कार होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। उदाहरण यहाँ पे बताया गया है कि जब मनुष्य ने बिजली को चमकते, बादलों को गरजते, पेड़ पौधों को उगते और फलते फूलते देखा तो इसमें उसने लौकिक अलौकिक शक्ति की कल्पना की, जो कि इन घटनाओं को नियंत्रित और निर्देशित करती है। ठीक है, और वह इसका प्रथम और अंतिम कारण है। ठीक है, कांट ने इस स्तर के 3 विभागों का उल्लेख किया है। मतलब बताते हैं कि जैसे मान लीजिए शुरू में जब मानव ने पहली बार जब किसी ने बिजली को चमकते हुए देखा होगा, या बादल को गरजते हुए देखा होगा, या पेड़ पौधों को उगते हुए देखा होगा, फूलते और फलते हुए देखा होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके दिमाग में तो यही आया होगा कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो इन सारी चीजों को करवा रही है, क्योंकि हम लोग तो कर नहीं रहे तो कर कौन रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, जो इन सारी चीजों को क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त, करवाती है। ठीक है, आगे बताते हैं कि कांट ने जो है इस स्तर को जो है 3 विभागों में बांटा है। अब उन्होंने इस स्तर को भी 3 भागों में बांट दिया है। कौन सा? एक तो है जीवित सत्तावाद, दूसरा है बहु बहुदेववाद। ठीक है, और उसके बाद तीसरा बताते हैं एकेश्वरवाद। ठीक है, ये 3 जो है विभागों में बांट दिया है। जीवित सत्तावाद जो बनाया गया है, इसमें बताते हैं कि जिसमें प्रत्येक वस्तु में जीवन की कल्पना की जाती है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। मतलब बताते हैं जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई पेड़ को काटने लगता है तो कहते हैं हाँ भैया उसमें भी जीवन पाया जाता है, उसको मत काटो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब आप हर प्रत्येक वस्तु में किसी ना किसी प्रकार का जीवन देखने लगते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो मेरे प्यारे दोस्त, सभी में, जैसे पत्थर है हम लोगों में भगवान माना जाता है, और भगवान होते भी हैं, वास भी करते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान कण कण में वास करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो अब पत्थर, वैसे तो पत्थर क्या होता है, निर्जीव होता है, लेकिन हम लोग पूज रहे हैं, उसमें मान रहे हैं जीव है, और होता भी है। जब आप किसी चीज को मानने लगेंगे, मन से सच्चे दिल से आप पूजने लगेंगे, तो वाकई में उसमें किसी न किसी प्रकार की जो है शक्ति आ जाती है। तो चाहे वो निर्जीव हो चाहे जीव हो, जब आप उसमें क्या मान लेते हैं मेरे दोस्त, जीवन की कल्पना करने लगते हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, जीवित सत्तावाद हो जाता है। दूसरा आपका बताया गया है बहुदेववाद। इसमें बताते हैं कि इस स्तर पर विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई है। इसमें क्या की गई है, बहुत सारे देवी और देवताओं की कल्पना की गई है, जिनका संबंध विभिन्न प्रकार की घटनाओं से था। मतलब बता रहे अलग अलग घटनाओं से इनका संबंध होता है। जैसे बाढ़ आई तो जल देवता, आंधी आई तो वायु देवता, पवन देवता जिसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बारिश हुई तो इंद्र देव। तो इस प्रकार से बताया जाता है हर देवी देवताओं के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। इस अवस्था में अनेक देवताओं की कल्पना करते हुए बहुदेववाद का जन्म हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, अनेक लोगों की यहाँ पे कल्पना की गई, अनेक देवताओं की कल्पना की गई मेरे प्यारे दोस्त, और इसी का परिणाम हुआ कि क्या आपको वहां पे बहुदेववाद देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे तीसरा बताया गया है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद के बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं कि जब मनुष्य ने यह सोचा कि संसार की प्रत्येक घटना का संचालन एक ही ईश्वर द्वारा होता है, और यह
और अन्य सब इसके द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एकेश्वरवाद की भावना का जन्म हुआ, जो धर्मशास्त्री या काल्पनिक स्तर का अंतिम चरण था। मतलब बता रहे हैं धर्मशास्त्र का अंतिम चरण क्या रहा। मान लीजिए जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं या बहुत बड़े संत होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनका क्या मानना होता है, वो थोड़ी ना सभी को अलग अलग मानते हैं कि शंकर भगवान अलग है, विष्णु भगवान अलग हैं या सूर्य भगवान अलग है। वो क्या मानते हैं कि देव केवल एक है, भगवान कोई एक है, उसी के अलग अलग रूप हैं, उसी के क्या है दोस्त अलग अलग रूप हैं। जब किसी को बारिश की जरूरत होती है तो वो इंद्र का रूप धारण कर लेते हैं। जब किसी को पानी की जरूरत होती है तो वरुण का वो धारण कर लेते हैं। हवा की जरूरत तो पवन देवता का रूप धारण कर लेते हैं। तो लास्ट में यही तो कहा जाता है कि देवता केवल एक ही है, बस उनको अलग अलग रूप दे दिया गया है। तो वहीं पे आपका एकेश्वरवाद का जन्म हुआ। दूसरे की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा आपका बताया गया था तात्विक, दार्शनिक या अमूर्त अवस्था। ठीक है, आप कह सकते हैं तात्विक स्तर या दार्शनिक स्तर या अमूर्त स्तर। ठीक है, इस प्रकार से आप ये हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि यह अवस्था जो है मेरे प्यारे दोस्त धार्मिक या वैज्ञानिक अवस्था के बीच की है। क्या है, यह अवस्था बताया गया है कि यह धार्मिक और वैज्ञानिक अवस्था की क्या है, बीच की है मेरे प्यारे दोस्त। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य की तर्क शक्ति भी बढ़ाई गई है। क्या की गई है, मस्तिष्क के साथ साथ मस्तिष्क के विकास के साथ साथ जो है मनुष्य की तर्क शक्ति भी बढ़ाई गई है। इस अवस्था में मनुष्य यह सोचने लगा कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से क्या है, उपस्थित नहीं होता है, वरन अमूर्त रूप से सभी जगह विद्यमान होता है। मतलब यहाँ पे बताते हैं कि जो भी कार्य यहाँ पे हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है, इस अवस्था में मनुष्य यह सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि जो प्रत्येक घटनाएं होती हैं उसके पीछे जो है ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता। मतलब भगवान सामने आकर के नहीं यहाँ पे कहेंगे कि आए यहाँ पे, जब हम लोगों के सामने प्रकट हो, कहें ऐसा है पानी भरने जा रहा है, तुम लोग यहां से निपटो या बह जाओ इसके साथ, ऐसा तो होता नहीं। कोई आता तो है नहीं, बस बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, हवाएं या तूफान आ जाते हैं। ठीक है, तो वही माना गया कि यहाँ पे कोई तो है, उसका रूप हम लोगों ने नहीं देखा है, वो कोई तो है जो पीछे से या आप कह सकते हैं कहीं अलग से बैठ के अपना कार्य कर रहा है, वो हम लोगों के सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, और हर जगह वो विद्यमान भी है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो हर जगह विद्यमान है, चाहे जहां पे आप बैठे हो या हम बैठे हो वहां पर भी वो विद्यमान है। आगे लिखते हैं, मानव में जो कुछ घटित, क्या मिलता है दोस्त, मानव में ये तो हो गया। हाँ, लिखते हैं, मानव में जो कुछ घटित होता है उसकी व्याख्या ईश्वर के आधार पर नहीं, वरन अदृश्य एवं निराकार शक्ति के आधार पर है। आधार पर जो कुछ भी हो रहा है वह शाश्वत एवं स्वयं में पूर्ण है। मतलब बताते हैं कि इसकी व्याख्या जो है ईश्वर के आधार पर नहीं की जाती है। ठीक है, वरन ये किस पे की जाती है, ये अदृश्य या निराकार शक्ति के आधार पर की जाती है। किस पर की जाती है, अदृश्य और निराकार, मतलब उसका ना तो कोई आकार है, निराकार का मतलब हुआ उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, और वो अदृश्य है, दिखाई भी नहीं देता है। उसी के आधार पर मेरे प्यारे दोस्त जो कुछ भी हो रहा है वह शाश्वत एवं स्वयं में पूर्ण है। वह क्या है मेरे प्यारे दोस्त, शाश्वत, जो कुछ भी है वह शाश्वत और स्वयं में क्या है, पूर्ण है। प्रथम और दूसरी अवस्था में अंतर केवल यह है कि प्रथम अवस्था में ईश्वर की कल्पना मूर्त वस्तु में की जाती है, किंतु दूसरी अवस्था में ईश्वर को अमूर्त एवं अज्ञेय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अज्ञेय माना जाता है। यह सभी वस्तुओं में उपस्थित होता है। मतलब बता रहे हैं, जो आपने पहली अवस्था पढ़ी और दूसरी अवस्था पढ़ी, दोनों अवस्थाओं में केवल फर्क इतना है मेरे प्यारे दोस्त कि पहली अवस्था में जो ईश्वर था उसका रूप माना गया था, उसका कोई स्वरूप होता है, उसका कोई आकार होता है, और दूसरे वाले में कोई रूप नहीं माना गया, कोई आकार नहीं माना गया, और ऐसा माना गया कि ये सभी जगहों पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, उपस्थित होता है। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। इसमें लिखते हैं कि इस अवस्था में मानव मस्तिष्क जो है मेरे प्यारे दोस्त, वह धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और विज्ञान के आधार पर करता है। क्या करता है, इसमें बताते हैं कि जो मानव का मस्तिष्क है मेरे प्यारे दोस्त, वो धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़ देता है। वो उसी व्याख्या, उसी चीज को मानता है जिसका कोई तर्क हो या वैज्ञानिक आधार को ही वह स्वीकार करता है। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क
तथा वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं तथा तथ्यों को जानने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे बताते हैं, चूंकि घटनाओं को समझने का यही वास्तविक निर्भर योग्य साधन है। बताते हैं कि अगर आप घटनाओं को जानना चाहते हैं तो यही आपका जो है वास्तविक जो है ये निर्भर और योग्य साधन है। कौन सा? आपका वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को जानना चाहते हैं, इस स्तर पर ज्ञान का संग्रह ही एक अत्यंत और एकमात्र उद्देश्य होता है। मतलब बता रहे हैं इस स्तर पर क्या होता है, ज्ञान का संग्रह ही एक अत्यंत और एकमात्र उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक नियमों का निर्माण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वैज्ञानिक नियमों का निर्माण इसी स्तर में संभव है और उन्हें समस्त घटनाओं पर लागू किया जाता है। और उन्हें क्या किया जाता है? समस्त घटनाओं पर लागू भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है मेरे प्यारे दोस्त, आप यहाँ पे प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था के बारे में भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताया है कि कांट का कहना है कि उक्त तीन अवस्थाओं का सिद्धांत व्यक्ति, समाज और बौद्धिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति, समाज एवं बौद्धिक तथा सामाजिक जीवन पर लागू होता है। अर्थात यह सभी इन तीन अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे लिखते हैं, विज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं का विकास इन्हीं स्तरों से हुआ है। किससे हुआ है? इन्हीं स्तरों से हुआ है। कांट ने चिंतन की तीन अवस्थाओं का संबंध सामाजिक संगठन से जोड़ा और कहा जाता है कि चिंतन के प्रत्येक स्तर में सामाजिक संगठन का भी एक विशेष स्तर पाया जाता है। दूसरे शब्द में चिंतन की प्रत्येक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि चिंतन की प्रत्येक अवस्था एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करती है, जो निम्न प्रकार से यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या बताया गया है? पहला बताया गया है, धार्मिक या काल्पनिक अवस्था में सामाजिक संगठन को भी ईश्वरीय इच्छा या प्रतिरूप माना जाता है। मतलब बता रहे हैं, जो आप या धार्मिक या काल्पनिक अवस्था देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें जो सामाजिक संगठन आपको देखने को मिलता है, इसको भी ईश्वर की एक इच्छा के रूप में स्वीकार किया जाता है कि ईश्वर की एक इच्छा है कि आप लोगों के, हम लोगों के बीच में सामाजिक संगठन बना रहे, सामाजिक संगठन हो। ठीक है, आगे लिखते हैं, या समाज के अस्तित्व और उत्पत्ति के लिए ईश्वर की इच्छा को ही आधार माना जाता है। मतलब बताते हैं कि समाज का जो अस्तित्व है, या आप कह सकते हैं उसकी उत्पत्ति जो हुई है मेरे प्यारे दोस्त, वो भी ईश्वर की ही इच्छा है। लिखते हैं, राजनीतिक सत्ता को ईश्वरीय आधार पर स्वीकार किया जाता है। जो आपकी राजनीतिक सत्ता होती है उसको किस आधार पर मेरे प्यारे दोस्त? ईश्वरीय आधार पर स्वीकार किया जाता है कि जो राजनीतिक सत्ता होती है इसको भी ईश्वर ही निर्धारित करता है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता है। जो कोई भी राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता है कि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक दूत है। अतः पृथ्वी पर ईश्वर के बाद राजा का ही स्थान है, जो ईश्वर की ओर से समाज पर शासन करता है। मतलब बता रहे, पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो ईश्वर के बाद दूसरा कौन है? राजा ही का वह स्थान होता है, जो हम लोगों के ऊपर या समाज के ऊपर मेरे प्यारे दोस्त अपना शासन दिखाता है ईश्वर की तरफ से। आगे लिखते हैं, अतः उसकी प्रत्यक्ष आज्ञा का पालन करना ईश्वरीय इच्छा को माना जाता है। तो उसका जो राजा होता है, उसकी जो आज्ञा होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी प्रत्येक आज्ञा को, प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ पे प्रत्येक है, तो राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन हम इसी अनुसार करें कि जैसे मानो या ईश्वर की इच्छा हो, राजा की इच्छा नहीं, इसे राजा की इच्छा ना होकर के ये ईश्वर की इच्छा है, इस प्रकार से आप उसको माने और उसका पालन करें। कानूनों का उल्लंघन दैवीय शक्ति का विरोध माना जाता था। क्या मानते थे कि उस समय अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं, जो भी नियम बनाएंगे उनका आप उल्लंघन करते हैं, तो आप दैवीय शक्ति का क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त? विरोध कर रहे हैं। जिसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। और जब आप उस कानून को तोड़ते थे या उसका उल्लंघन करते थे तो उसके लिए क्या किया जाता था? कठोर दंड दिए जाते थे। इस अवस्था में अंधविश्वासों का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस अवस्था का क्या था मेरे प्यारे दोस्त? अंधविश्वासों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यहाँ पे काफी ज्यादा महत्व दिया जाता था अंधविश्वास को। ठीक है, आगे लिखते हैं, दूसरा नंबर लिखते हैं, द्वितीय स्तर पर राजनीतिक सत्ता अमूर्त अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित होती है। मतलब बता रहे हैं, इसमें जो आपकी राजनीतिक सत्ता देखी जाती है मेरे प्यारे दोस्त, वह अमूर्त अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब उसका कोई रूप नहीं हो सकता है, होता है। इस अवस्था में दैवीय अधिकारों की समाप्ति हो जाती है। मतलब बता रहे हैं, इस अवस्था में क्या होती है, जो दैवीय अधिकार होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनकी क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। उसके स्थान पर प्रकृति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उसके स्थान पर प्रकृति अधिकारों को अपनाया जाता है। प्राकृतिक अधिकारों को क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? अपनाया जाता है, जो कि मनुष्य के
के राजनीतिक संबंधों को निश्चित करते हैं। जो क्या करते हैं? मनुष्य की राजनीतिक संबंधों को निश्चित करते हैं। इस अवस्था में सामाजिक संगठन का वैधानिक पहलू विकसित होने लगता है। इसमें क्या होता है? सामाजिक संगठन का वैधानिक पहलू जो है क्या होने लगता है? विकसित होने लगता है। राजा की निरंकुश सत्ता घट जाती है। राजा की निरंकुश सत्ता क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त? यहाँ पर घट जाती है, मतलब वो निरंकुश रूप से हमारे ऊपर सत्ता, अपना शासन हावी नहीं होने दे सकता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार प्रभावी होने लगते हैं। और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है मेरे प्यारे दोस्त, इसके विचार जो है प्रभावी होने लगते हैं, वहां पे दिखाई पड़ने लगते हैं। समाज में पुरोहितवाद का विकास होने लगता है। ठीक है, पुरोहितवाद का मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे अर्थ इस प्रकार से लिया जाता है कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनका कोई एक अध्यक्ष बना दिया जाए, वही आपका पुरोहित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि राजा के अधिकारों में कमी आने लगती थी और उनके स्थान पर जनता की प्रभुसत्ता के बीच पनपने लग जाते हैं। मतलब बताते हैं कि राजा के अधिकारों में क्या हो जाती, कमी आ जाती थी और ये सारी चीजें जो है जनता के ऊपर आ जाती थी। ठीक है, तीसरा जो आपका बताया गया था मेरे प्यारे दोस्त, वैज्ञानिक या इसे आप प्रत्यक्षवादी स्तर के रूप में भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर में समाज का विज्ञान विकास होने लगता है। मतलब क्या होता है, में स्तर स्तर में क्या होता है, समाज का विज्ञान जो होता है वो विकास होने लगता है। ठीक है, आगे लिखते वैज्ञानिक विकास होने लगता है। लिखते हैं, इस समय औद्योगिक विकास होने लगता है और इसी समय क्या होता है, औद्योगिक विकास भी होने लगता है और घटनाओं की व्याख्या वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर की जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रयोग एवं अनुसंधान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विभिन्न प्रकार के प्रयोग एवं अनुसंधान किए जाते हैं। विज्ञान की सहायता से प्राकृतिक शक्तियों का अधिकाधिक उपयोग हो जा सकता है। मतलब बताते हैं कि विज्ञान की सहायता से क्या होता है, प्राकृतिक शक्तियों का अधिकाधिक क्या होता है, उपयोग होता है मेरे प्यारे दोस्त। और लिखते हैं, अनेक अनुसंधान और, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अनेक अनुसंधान और, एक मिनट, हाँ, अन्वेषण होने लगते हैं। इस स्तर में मानव के धर्म का विकास होता है तथा समाज में बौद्धिक, भौतिक एवं नैतिक शक्तियों का उत्तम समन्वय पाया जाता है। मानव सभ्यता में विकास का यह श्रेष्ठतर स्तर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीसरे नंबर का भी जवाब दे पाएंगे। यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, उद्विकास पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचार स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि उद्विकास पर जो है हर्बर्ट स्पेंसर का क्या विचार रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त चौथा नंबर प्रश्न है। कौन सा नंबर प्रश्न है? चौथा नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लिखा गया है कि समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकास सामाजिक परिवर्तन के संबंध में प्रयोग किया जाता है। मतलब बताते हैं कि जो समाजशास्त्र में प्यारे दोस्त, उसमें जो सामाजिक उद्विकास जो है उसका प्रयोग किस आधार पर किया जाता है, तो सामाजिक परिवर्तन के संबंध में प्रयोग किया जाता है। यह सामाजिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सामाजिक अध्ययन का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। उद्विकास का संबंध उस वृद्धि या परिवर्तन से है जो वस्तुओं के आंतरिक गुणों के कारण होता है। जो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, वस्तुओं के आंतरिक गुणों के कारण होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, मैकाइबर और पेज महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, वे लिखते हैं कि जब हम निरंतरता को ही नहीं, क्या मेरे प्यारे दोस्त, निरंतरता को ही नहीं बल्कि परिवर्तन की दिशा को भी व्यक्त करते हैं, उसे उद्विकास कहते हैं। मैकाइबर और पेज महोदय क्या बताते हैं कि जब हम निरंतरता को ही नहीं बल्कि परिवर्तन की दिशा को भी व्यक्त करते हैं तो उसी को उद्विकास कह दिया जाता है। आगे लिखते हैं, उद्विकास आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन है। उद्विकास क्या है, जो आपके अंदर आंतरिक शक्तियां पाई जाती हैं उन्हीं के द्वारा होने वाला परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, उद्विकास कहलाता है। यह सामाजिक प्रक्रिया, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यह वह सामाजिक प्रक्रिया है जो एक निश्चित दिशा में होती है। जो क्या होती है, एक निश्चित दिशा में होती है और प्रकृति में गुणात्मक होती है। और प्रकृति में क्या होती है, गुणात्मक होती है तथा संरचना या कार्यों से संबंधित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे बताया गया है कि डार्विन ने उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने
सामाजिक अध्ययन में उद्विकास के सिद्धांत को लागू किया। ठीक है, आगे लिखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित दशाओं से होकर गुजरता है। यह इस प्रकार का परिवर्तन है जिसके विभिन्न स्तर किसी वस्तु में बदले हुए विभिन्न रूपों को स्पष्ट करते हैं तथा प्रत्येक परिवर्तन के साथ उस वस्तु का जटिल रूप हो जाता है। लिखते हैं, दूसरे शब्दों में इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विभिन्न वस्तुएं सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर होती हैं। लिखते हैं, स्पेंसर का मत है, क्या मत है मेरे प्यारे दोस्त, की समस्त ब्रह्मांड जो है मेरे प्यारे दोस्त पदार्थ और शक्ति दो पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, ब्रह्मांड तीन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। कौन कौन से सत्य हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो तीनों सत्य यहाँ पे बताए गए हैं। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, दूसरा गति की निरंतरता, मतलब लगातार गति होती रहती है, शक्ति शाश्वत है। ठीक है, ये तीन सत्य हैं जो हैं, इन्हीं के आधार पर ब्रह्मांड जो है क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, ब्रह्मांड का संचालन होता है। पदार्थ और गति दोनों शक्ति के दो पहलू हैं। पदार्थ और गति जो है क्या है, ये शक्ति के दोनों दो पहलू हैं। बताते हैं, संसार इन दोनों के संतुलन से चलता है। पदार्थ और गति के क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये इन्हीं के संतुलन से जो है क्या होता है, पूरा संसार चलता है, पूरे संसार का संचालन होता है, या इनका संसार का संतुलन बना रहता है। ठीक है, आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि गति पदार्थ को गतिशील बनाए रखती है। गति क्या करती है, पदार्थ को गतिशील बनाए रखती है। पदार्थ को काटने, पीटने, जलाने आदि से वह कभी नष्ट नहीं होता है, परंतु रूपांतरित हो जाता है। मतलब बता रहे, पदार्थ को आप चाहे काटें, पीटें, जलाएं, जो कुछ भी करें, वो कभी नष्ट नहीं होता और बस उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, स्पेंसर ने डार्विन के दो नियमों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, डार्विन के दो नियमों, अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं योग्यतम का जीवित रहना को भी अपनाया है। स्पेंसर महोदय ने डार्विन के जो दो नियम बताए गए थे, अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, ये पहला नियम था, और दूसरा था योग्यतम का जीवित रहना, ये जो है दो जो इनका नियम था, उसको भी स्पेंसर महोदय ने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, अपनाया है। ठीक है, आगे लिखते हैं, स्पेंसर ने बताया कि समाज का उद्विकास जो है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया कि समाज का उद्विकास सरलता से जटिलता, अभिन्नता से भिन्नता और असंबद्धता से संबद्धता की ओर हुआ है। ठीक है, ये कौन बताते हैं, स्पेंसर महोदय बताते हैं कि जो समाज का विकास हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, वो सरलता से जटिलता, मतलब पहले सरल था, धीरे धीरे ये जटिल होता गया। पहले अभिन्न था, लोग सब एक थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें भिन्नताएं बढ़ने लगी। और असंबद्धता, मतलब इनमें कोई संबंध नहीं पाया जाता था, लेकिन अब संबद्धता उसमें आ गई है, उसमें संबंध पाया जाने लगा है। इस प्रकार से हुआ है। लिखते हैं, आरंभ में व्यक्ति अकेला था। आरंभ में क्या था, व्यक्ति अकेला था। परिवार व सामाजिक संगठन जैसी कोई वस्तु नहीं थी। ठीक है, धीरे धीरे परिवार अस्तित्व में आया। फिर आगे लिखते हैं, विभिन्न परिवारों के सम्मेलन से समाज बना। ठीक है, समाज में धीरे धीरे सजातीयता समाप्त होने लगी। श्रम विभाजन के साथ साथ भिन्नता बढ़ी और जटिलता में वृद्धि हुई। स्पेंसर का मत है कि सामाजिक उद्विकास के दौरान व्यक्तियों और समूहों के बीच संघर्ष भी चलता रहता है। इस संघर्ष में वही व्यक्ति या समूह बचे रहते हैं जो अधिकाधिक अनुकूलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्त, अधिकाधिक अनुकूलन कर लेते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए स्पेंसर ने लिखा है, क्या लिखा है मेरे दोस्त, की प्रारंभिक समस्याओं में विभिन्न अंग अस्पष्ट थे। क्या थे, प्रारंभिक समाजों में मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारे अंग जो थे वो क्या थे, अस्पष्ट थे, और उनके क्या मेरे दोस्त, उनके कार्य घुले मिले थे। ठीक है, उनके कार्य थे क्या थे, घुले मिले थे। यह स्थिति अनिश्चितता की थी। क्या थी, अनिश्चितता की थी। किंतु धीरे धीरे समाज में परिवर्तन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, धीरे धीरे करके समाज में परिवर्तन हुआ। ठीक है, आगे लिखते हैं, समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं पृथक पृथक दिखाई देने लगी। उसमें कार्य विभाजन पैदा हुआ और विशेषीकरण पनपा। ठीक है, आगे लिखते हैं, उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हैं कि प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक कार्य किसी एक ही संगठन व संस्था से संबंधित थे। धीरे धीरे इन कार्यों को करने वाली अलग अलग संस्थाएं व संगठन बनी। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, इसमें समाज में जटिलता और भिन्नता में वृद्धि हुई, साथ ही विभिन्न संस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता बढ़ी। ठीक है, आगे लिखते हैं, स्पेंसर ने लिखा भी है, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेंसर
महोदय लिखते हैं कि प्रथम में कोई भी सामाजिक संगठन अस्पष्ट होता है। क्या होता है? शुरुआत में जो है, प्रारंभ में कोई भी सामाजिक संगठन वो अस्पष्ट होता है। धीरे धीरे उसमें विकास अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। धीरे धीरे क्या 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 होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें विकास अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। प्रथाओं के स्थायित्व आ जाने से वे कानून का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार समूह की सामाजिक संस्थाएं प्रारंभ से एक दूसरे में मिली जुली लगती हैं, किंतु कालांतर में वे एक दूसरे से अलग होकर स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, या किसका मानना है? स्पेंसर महोदय का मानना है। आगे लिखते हैं कि सामाजिक संबंधों में हमें विभिन्न संस्थाओं का अभाव दिखाई देता है और उनमें प्रकार्यात्मक विभेदीकरण भी नहीं होता है, किंतु जब नवीन परिवर्तनों के कारण उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपता है तो वह औद्योगिक और जटिलता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, औद्योगिक एवं जटिल समाज में परिवर्तन हो जाता है, जिसमें अनेक भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं, किंतु जटिल समाज की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों में पारस्परिक निर्भरता भी पाई जाती है, क्योंकि यह संगठन एक ही प्रकार का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यह संगठन एक ही प्रकार का क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, कार्य कर पाता है। अतः क्या मेरे प्यारे दोस्त, अतः अन्य कार्यों के लिए दूसरे संगठनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उद्विकास की यह प्रक्रिया धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। 5वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा रही मेरे प्यारे दोस्त, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अर्थशास्त्रियों ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा है, क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि वस्तु के उत्पादन में श्रम तथा कच्चे माल को मिलाकर जो लागत आती है वह वस्तु का वास्तविक मूल्य है। मतलब बताते हैं क्या कि जो अब जब आप देखते हैं किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो उसमें दो चीजें आवश्यक होती हैं, एक तो कच्चा माल जो आप लेकर के आते हैं जिससे आप वस्तु बनाते हैं, और दूसरा श्रम। इन्हीं दोनों को मिला करके जितना आपका कितना श्रम लगा और कच्चा माल कितने का था, इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है वस्तु का वास्तविक मूल्य होता है। ठीक है, और यदि वस्तु इससे अधिक मूल्य पर बिकती है तो वह वस्तु का अतिरिक्त मूल्य होता है। और वही क्या होता है पहले, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज बनवाई, ठीक है, मान लीजिए कि समोसा बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आपने 3 रुपए की आलू, ठीक है, 3 की क्या 2 रुपए की आलू पड़ती है, 2-3 रुपए की आलू पड़ती है, 3 की आलू मान लो और 2 का आपका मैदा मान लो, 3 2 5 का लगा, 2 की आलू 2 का मैदा और 1 रुपए का आपका तेल लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 रुपए का में काम हो गया, लेकिन बिक कितने में रहा, 8 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 5 रुपए के अलावा आपका मूल्य लिया जा रहा है, 5 के बजाय 8 ले रहे हैं, तो जो ये 3 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं वही आपका अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। यह वस्तु का अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों द्वारा हड़प कर लिया जाता है। मतलब बताते हैं कि जो अतिरिक्त मूल्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, जो बड़े बड़े पूंजीपति होती हैं वो क्या कर लेते हैं, हड़प कर लेते हैं। पहले वस्तु को बनवाते हैं, ठीक है, तो जो श्रम का होता है, कच्चे माल का, उतना तो पैसा ही लेते हैं, साथ ही साथ अतिरिक्त मूल्य भी लेते हैं और उसको हजम भी कर लेते हैं। इस अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिकों का अधिकार नहीं। मतलब बताते हैं जो अतिरिक्त मूल्य लेते हैं उस पर श्रमिक का कोई भी अधिकार, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता। मतलब अगर आप अतिरिक्त मूल्य ज्यादा ले रहे हैं तो आप अपने श्रमिक को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दे दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जितना श्रमिक को बताया गया उतना ही दिया जाता है। अतिरिक्त मूल्य जो होता है वो पूंजीपति लोग अपने पास रख लेते हैं। इसी विषय पर पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। और जब देखते हैं कि श्रमिक लोग देखते हैं कि इसमें तो इतना ही खर्चा लगा, इतने का बेच रहे हैं, पर हम लोगों को इतना ही दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में मनमुटाव का होना तय हो जाता है। मतलब समझ लीजिए मनमुटाव हो ही जाता है। लिखते हैं मार्क्स का यह मत है कि वस्तुओं के अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिकों का भी अधिकार होना चाहिए। और मार्क्स महोदय यह मानते हैं कि जो वस्तुओं पर अतिरिक्त मूल्य मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उस पर श्रमिकों का भी अधिकार होना चाहिए, पूंजीपतियों का ही केवल अधिकार ना रहे। लिखते हैं केटलिन ने कहा है, क्या कहा है, कि यदि किसी वस्तु का पूर्ण मूल्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यदि किसी वस्तु का पूर्ण मूल्य उस श्रम पर आश्रित है जो वस्तु के निर्माण पर लगता है, तो फिर उसका नगद मूल्य उन लोगों को
क्यों नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने उस वस्तु का निर्माण में श्रम लगाया है। या कौन मानते हैं? कैटलिन मानते हैं कि जब आप जो है आप मूल्य लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो आप अतिरिक्त मूल्य लेते हैं, या आप कह सकते हैं किसी वस्तु का जो पूर्ण मूल्य होता है वो किसके ऊपर आश्रित होता है? वो वस्तु जो निर्माण करता है उसी के ऊपर तो होता है, ठीक है। तब जब आप ज़्यादा मूल्य ले रहे हैं तो आप उसको जो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करके जो वस्तु का निर्माण कर रहा है उसको देंगे कि नहीं देंगे, या आप खुद ही हजम कर लेंगे, यहीं पे वो बताया गया, ठीक है। आगे मेरे प्यारे दोस्त लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे श्रम तथा विनिमय मूल्य। क्या मेरे प्यारे दोस्त? श्रम तथा विनिमय मूल्य। इसमें आप लिखेंगे कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम ही विनिमय मूल्य का निर्णयात्मक तत्व है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जो श्रम है वही विनिमय मूल्य का क्या है? निर्णयात्मक तत्व है। आगे आप लिखेंगे यदि वस्तु के उत्पादन में अधिक श्रम लगता है। क्या होता है? यदि वस्तु के उत्पादन में अधिक श्रम लगता है मेरे प्यारे दोस्त, तब उसका विनिमय मूल्य अधिक होगा। तो उसका विनिमय मूल्य क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? ये अधिक होगा, ठीक है। विनिमय का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब जब वस्तु बिकती है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे उसका क्रय माने विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य आप कह सकते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। इसके विपरीत काम श्रम कर काम सॉरी इसके विपरीत कम श्रम लगने पर उसका विनिमय मूल्य कम होगा। और बताते हैं जब कम श्रम लगेगा तो उसका विनिमय मूल्य, बिकने वाला जो मूल्य होगा वो कम ही बनेगा। आगे लिखते हैं वस्तु स्थिति। क्या मेरे दोस्त? वस्तु स्थिति यह है कि मेरे प्यारे दोस्त की पूंजीपतियों की सहायता से कच्चे माल व कारखानों की व्यवस्था की जाती है। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग को कुछ निश्चित घंटों के लिए काम पर लगाता है तथा एक निश्चित धनराशि पर श्रम के मूल्य के रूप में चुका देता है। यह वस्तु का मूल्य की उपयोगिता, मतलब बताते हैं कि जो पूंजीपति लोग होते हैं वो एक कारखाना लगा देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और उस कारखाने में कुछ लोगों को अपने पास बुलवा लेते हैं। उनको कुछ समय के लिए, मान लीजिए 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए बुलाते हैं, और उनको फिक्स रेट रहता है, उतना उठा के वो दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता। क्या मेरे प्यारे दोस्त? एक वस्तु का मूल्य जो है उसकी उपयोगिता तथा उस समय, मतलब उसकी उपयोगिता जो है और तथा उस समय जो उसके निर्माण में लगा, निर्धारित किया जाता है, लागत निर्धारित किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताते हैं उस समय जो उसके निर्माण में जो कुछ भी निर्धारित किया जाता है वही होता है, ठीक है। आगे बताते हैं मार्क्स के शब्दों में देखें तो उन्होंने बताया है कि किसी वस्तु का मूल्य इसलिए होता है मेरे प्यारे दोस्त, बताते हैं किसी वस्तु का मूल्य इसलिए होता है कि मानव श्रम का उपयोग उसमें हुआ है। क्या हुआ है? मानव श्रम द्वारा उसे बनाया गया है, इसके कारण उसका मूल्य होता है। तब इस मूल्य की मात्रा का नाप किस प्रकार किया जाए, तो बताते हैं तो इस कारण से आप देखें तो इसके मूल्य की मात्रा का नाप किस प्रकार से किया जाए? स्पष्टता मूल्य की सृष्टि करने वाले तत्व की मात्रा श्रम से जो वस्तु में निहित है, ठीक है। आगे लिखते हैं श्रम की मात्रा का नाप उसी अवधि में होता है और श्रम काल का माप सप्ताहों, दिवसों एवं घंटों में होता है। मतलब बता रहे हैं कि जो आप उस समय पे बनवाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो कुछ भी बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं श्रम की मात्रा का माप जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, या आप कह सकते हैं जो आप वस्तु बनवाते हैं उसका मूल्य तो उस समय निर्धारित किया जाता है कि ये 8 रुपये में बिकेगा, 10 रुपये में या 100 रुपये में बिकेगा, लेकिन उनको भी निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे आपने किसी वस्तु को बनवाने के लिए किसी नौकर को जो है आपने 300 रुपये दिए, 300 रुपये दिए 8 घंटे के लिए, या 500 रुपये दिए 8 घंटे के लिए, तो आज आपने तो 800 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए 8 घंटे के लिए, और आपने क्या बताया कि मेरी वस्तु जो है वो 100 रुपये में बिकती है, इसमें मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अभी आपने क्या किया कि समय के अकॉर्डिंग अभी तो आपने उसको 500 रुपये दे के हटा दिए, लेकिन क्या हुआ कि वही जो आपकी 100 की वस्तु थी अब वो 130 की बिकने लगी, तो फिर क्या होगा? तब तो आप उसका मूल्य बढ़ाएंगे नहीं, फिर भी आप वही कहेंगे कि 500 वाला रखो, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, एक श्रमिक अपने श्रम के निश्चित काल में वस्तु का निर्माण में अधिक श्रम
परिश्रम करता है, उस परिश्रम के अनुकूलन क्या मेरे प्यारे दोस्त अनुकूल परिश्रमित नहीं मिल पाता है। मतलब बता रहे हैं कि एक श्रमिक क्या करता है, एक निश्चित समय में अपने पूरे श्रम को खर्च करके किसी वस्तु का निर्माण करता है, पर उसके बराबर उसको पैसा नहीं मिल पाता है। वस्तु बन जाने पर पूंजीपति उसको बाजार में लाभ से बेचता है, और जो पूंजीपति लोग होते हैं जब वस्तु का निर्माण हो जाता है तो उसको जो है लाभ पर बेचते हैं। कच्चा माल तथा श्रम जो कुछ वस्तु के निर्माण में लगता है मेरे प्यारे दोस्त, उससे अधिक धन पर पूंजीपति वस्तु को बाजार में बेचता है। वस्तु के निर्माण में साधन तथा श्रम के लिए जो धन पूंजीपति ने लगाया उससे कहीं अधिक पूंजी को उस वस्तु में बेचने पर मिल गया। ठीक है, आगे लिखते हैं, यह बढ़ा हुआ धन श्रमिक को प्राप्त होना चाहिए, पर वास्तव में यह पूंजीपति को ही मिलता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसमें से श्रमिक को कुछ नहीं मिलता है। फिर लिखते हैं, यह धन ही वस्तु का अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। इस अतिरिक्त मूल्य का वह धन मतलब इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य वह धन है जो श्रमिक के गाढ़े पसीने और पूंजीपति द्वारा कमाया जाता है। ठीक है, बताते हैं का मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के निम्न प्रकार 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कौन कौन सा सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त? तो पहला बताया गया है पूंजी संचय का सिद्धांत, दूसरा पूंजी केंद्रीय सिद्धांत, और तीसरा कष्टों की वृद्धि का सिद्धांत। पूंजी संचय का जो सिद्धांत होता है इसमें बताते हैं प्रतियोगिता के कारण पूंजीपति विवश होकर पूंजी का संचय करता है। ठीक है, जिससे श्रम की बचत हो और क्या मेरे पास दोस्त उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है, आगे लिखते हैं, इससे क्या मेरे पास दोस्त, पर इससे वह अपनी ही हानि करता है। इसका कारण यह है कि अस्थिर पूंजी और स्थिर पूंजी के बीच जब संतुलन नष्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, हो जाएगा, तो अधिक मात्रा में स्थिर पूंजी विनियोजित कर दी जाएगी, तो फिर पूंजीपति के लाभ में हास्य क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा बताते हैं पूंजी के केंद्रीय सिद्धांत। इसमें लिखते हैं प्रतिस्पर्धा के कारण पूंजीपति की संख्या में कमी होगी। ठीक है, आगे लिखते हैं क्योंकि अपेक्षाकृत कमजोर पूंजीपति मैदान से हट जाएंगे, और लिखते हैं और वे श्रमिकों में आकर मिल जाएंगे, और लिखते हैं इस प्रकार अंत में पूंजीवाद एकाधिकार रूप ले लेगा। ठीक है, आगे तीसरा बताते हैं, यहाँ पर तीसरा क्या बताते हैं, कष्टों में वृद्धि का सिद्धांत। उपयुक्त सिद्धांतों के फलस्वरूप श्रमिकों के कष्ट बढ़ने लगते हैं। इसके लिए कोई एक पूंजीपति उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर निरंतर दबाव पड़ रहा होता है। जो उसका मुनाफा में कमी होती है तो वह श्रमिक का शोषण अधिकाधिक करता चला जाता है, अतएव पूंजीपति का सुधार संभव नहीं है। अंत में श्रमिक अपनी सुरक्षा के लिए संगठित होकर क्रांति द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करने में सफल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये 5 प्रश्नों का जवाब यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।